नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जिन जिन विद्यार्थियों का हिस्ट्री है, इतिहास है, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप। जो बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गया तो अब आपके लिए टॉप 15 वाला प्रश्न लेकर के आए हैं। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे 1857 की क्रांति से जितने MCQ इंपॉर्टेंट वाला बनता है वैसा प्रश्न जो कि एकदम हूबहू बोर्ड परीक्षा में छप जाता है, तो उसमें आपको 15 क्वेश्चन बता दिए हैं और आज के सीरीज में 15 क्वेश्चन और देखेंगे तो ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। और मान करके चलिए कि 5 से 6 या 7 ऐसे ही कुछ आसपास आपको प्रश्न जो है एकदम हूबहू प्रश्न, हूबहू ऑप्शन के साथ आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आइए आज आगे के कड़ी को हम लोग स्टार्ट करें। और 15 नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके थे और 16 नंबर से ये रहा आज का सीरीज का पहला प्रश्न। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? फटाफट से बताएंगे। सर सैयद अहमद या फिर वीडी सावरकर या फिर आपके SR शर्मा जी या फिर RC मजूमदार। फटाफट से एक उत्तर जो है एकदम आपको चूज करना है कि इसमें से कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की बात कर ले तो ये किताब वीडी सावरकर की है, जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर। अगले प्रश्न के ऊपर में देखेंगे, ये है आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न। 1857 की क्रांति का जो प्रश्न है ना, उन प्रश्नों का ये जान है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या है? रिंग फेंस की नीति या फिर लैप्स की नीति या फिर आपके चर्बी वाला कारतूस या ईसाई धर्मों का प्रचार? तो कई कारण इसमें से हैं, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि तत्कालीन कारण जिसको लेकर के ये विद्रोह हो गया था तो वो है आपके चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, इसके विरुद्ध में 29 मार्च को मंगल पांडे जो है वो सबसे पहले जो है वो बगावत करते हैं और फिर मंगल पांडे को फांसी हो जाती है 8 अप्रैल 1857। इनका जन्म होता है मंगल पांडे को कहाँ भाई? तो 1827 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, नगमा बलिया। पिछले दिन भी आपको बताए थे, आज इसलिए बता दिए कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए थे उनको एक बार ध्यान आ जाए। ठीक है, बाकी अन्य बहुत सारी चीजें थे। ईसाई धर्मों का भी प्रचार हो रहा था। सिपाहियों की छावनियों में आटा में हड्डी मिलाए जा रहे थे और उनका धर्म नष्ट कर करके और छावनी के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। ये सारे कारण है, लेकिन ये तत्कालीन कारण नहीं है। ठीक है, ये बहुत पहले से चले आ रही थी। ये सारे के सारे अफवाह है, सत्य है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अगले बात कर ले अगले प्रश्न की, तो जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? जगदीशपुर बिहार के क्षेत्र की बात है, आरा वाले इलाका से। बताएंगे कि विद्रोही नेता कौन है? वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला या तात्या टोपे या फिर नाना साहेब। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह, आरा जगदीशपुर के क्षेत्र से। अंग्रेजों से 80 वर्षों की उम्र में जो है वो लोहा लेने का काम किए थे और वो लाइन भी इनका बनता है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। आप सुने होंगे। चलिए, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने संभाला? बढ़िया प्रश्न है कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व कौन संभाले थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय, नाना साहेब या फिर नाना फडणवीस ने या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने? तो आपको पिछले दिन बताए थे कि जब भी कानपुर आए, कुछ नहीं याद है तो कानपुर से नागपुर कर देना, नाना साहेब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, इनका पेंशन बंद हो गया था, लड़ रहे थे। अगले प्रश्न है आपका, कुछ प्रश्न रिपीट टाइप के आ गए हैं तो घबराना नहीं। आपको जो पिछले दिन किए हैं वो प्रश्न और एकदम पक्का हो जाएगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? मणिकर्णिका या फिर आपका वक्तवली राजकुमारी, शेर कन्या? तो लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम है, प्यार से लोग मनु कहते हैं और इनके ऊपर में मूवी भी आई है मणिकर्णिका करके, आप उसको देख भी सकते हैं, काफी अच्छा फिल्म है। ठीक है, उस समय के तत्कालीन चीजों के बारे में, समाज कैसा है नहीं है, क्योंकि वो पिक्चर बनाने वाले उस तरह के ड्रेस, कॉस्ट्यूम सारा कुछ करते हैं, तो आपको उस तरह के समाज में जाके आप इतिहास को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गए?
नेपाल भाग गए, नाना साहेब, बेगम हजरत महल दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ हो जाएगा आपका नाना साहेब भी और बेगम हजरत महल। दोनों ने बेगम हजरत महल अवध से लोहा लिए थे और नाना साहेब याद रखेंगे कहाँ से भाई, तो कानपुर से। ये दोनों अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे और बार बार जब हार का सामना करना पड़ रहा था तो ये नेपाल चले जाते, फिर सेना का टिकोरिया इकट्ठा करके या फिर आके आक्रमण करते, फिर हार का सामना करता और नेपाल भाग जाते। इस तरह से आगे चल करके इन दोनों नेताओं की भारत में तो गिरफ्तारी और फांसी नहीं हुई, लेकिन नेपाल में ही कहा जाता है कि भूखमरी या बीमारी के कारण इन लोगों की मौत हो गई। ठीक है, चलिए तो बातें समझते हुए चलेंगे, एकदम इतिहास को जितना बढ़िया से समझेंगे तो आप आराम से प्रश्न बना पाएंगे। सेम टू सेम सब चीज रटने का इसमें कोई ये झमेला नहीं है। समझिए, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी, लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लिट्टन से, मिंटो से। व्यापगत मतलब वही हड़प की नीति आप समझिएगा, जिसको लैप्स की नीति पढ़े हो तो आप सब जानते हो कि ये डलहौजी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए डलहौजी के समय में ही लैप्स का नीति अपनाई गई और आपको मालूम है कि अवध रियासत को अपने क्षेत्र में कर लिया गया, झांसी को हड़प लिया गया। उसमें क्या था कि राजा का अपना औलाद नहीं होता है तो गोद लिए हुए पुत्रों का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, माने उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाएगा। वो आपका लैप्स का नीति था, जिसको हड़प की नीति कहते हैं, और झांसी उसी से संबंधित है। चलिए, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी और काफी अच्छा प्रश्न है और इजी भी है। तो आप सब जानते हो कि 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेलवे का विकास हुआ था और डलहौजी के ही समय में, इस समय भारत के 1853 में भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, वायसराय का पद अभी नहीं आया है, 1858 से आएगा। तो भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर लेंगे तो वो हो जाएंगे डलहौजी जी। ठीक है, डलहौजी साहब है भारतीय गवर्नर जनरल। इन्हीं के समय में जो है वो भारत में डाक प्रणाली शुरू हुआ, इन्हीं के समय में भारत में जो है वो रेल का विस्तार शुरू हुआ। ठीक है, रेल की शुरुआत भी आप मान सकते हैं। बहुत सारे इनके समय में भी काम हुए, अच्छी काम हुए हैं। ठीक है, और अवध को मिला भी लिया गया, खराब ही काम है, खैर जो भी हो। तो ये आपका सही हो जाएंगे 1853। बाकी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। मुंबई से थाने के बीच में चली थी कितनी भाई, तो 33 कुछ किलोमीटर, यानी लगभग अगर बात कर लेंगे तो 34 किलोमीटर तक की यात्रा की गई थी। खैर, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब किया? बताइए, महारानी विक्टोरिया अपना घोषणा पत्र जो है वो कब जारी किया? 1857, 58, 1859, 1860। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1858। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो रुकने का नाम नहीं लिया था। तो 1858 में लगभग नवंबर माह के आसपास की बातें हैं कि महारानी विक्टोरिया जो है अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी करती है। उसमें साफ साफ कहा जाता है कि जो भारत में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी बात कर लेंगे तो BEIC का जो भारत में हुकूमत चलता था, BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इसका शासन समाप्त होता है और भारत पे सीधा का सीधा नियंत्रण महारानी विक्टोरिया का होगा। महारानी विक्टोरिया अपने घोषणा पत्र में सीधे सीधे कही। इसके अलावा बहुत सारे उसमें नियम थे। नियम ये भी थे कि सबसे पहली बार जितने भारत में जो विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, जितने लीडर्स थे, उन सबसे महारानी विक्टोरिया जो है वो माफी ही मांगे। और भी बहुत सारी चीजें थे कि भारत में अब जो है वो नस्ल के आधार पे, इसके अलावा धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सभी चीजों में स्वतंत्रता दी जाएगी, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक ऐसे स्वतंत्रता, नस्ल के आधार पे कोई भेदभाव नहीं अब किया जाएगा, ये महारानी अपने घोषणा पत्रों में कह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें थे, जैसे अब इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है जिसमें केवल और केवल विदेशी होते थे, तो अब इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है वो भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। और आपको अगर अच्छी जानकारी है तो ये कमेंट करके जरूर आप बताएंगे कि भारत में पहले सिविल सर्विस के एग्जाम क्रैक करने वाले व्यक्ति कौन है। उनका नाम एस से है, हिंट्स के लिए आपको दे रहे हैं, और कमेंट करके बताएंगे कि कौन थे। ठीक है, चलिए, तो ये महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है, याद रखिएगा 1858। बहुत सारे नियम उसमें थी। ठीक है, भारत के पद जो गवर्नर जनरल का पद था वो वायसराय के रूप में कन्वर्ट भी किया गया। चलिए,
अगला प्रश्न है बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न, पिछले दिन भी अगर सुने होंगे तो आराम से बताएंगे। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में विद्रोह का ये दमन कर रहे थे बहादुर शाह जफर। इनके जो सेनापति के रूप में थे उनका नाम था वक्त खा। ठीक है, वक्त खा नाम के विद्रोह बहादुर शाह जफर है, लेकिन सेनाओं का कमान वक्त खा कर रहे थे। बताए थे कि दिल्ली में ही हुमायूं के मकबरा में बहादुर शाह जफर पकड़े जाते हैं और वहीं पे इनके 2 बेटे और एक पोते को गोली मार दी जाती है और इनको रंगून भेज दिया जाता है। वहीं इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है। तो सारी चीजें समझते चलेंगे, प्रश्न आपका एकदम इधर से उधर नहीं छूटेगा। बस 4-5 प्रश्न और है, फटाफट से कर ले। बताएंगे बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? हडसन ने, लॉरेंस ने, नील ने या फिर हैवलॉक ने? फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर लॉरेंस के नाम सुने होंगे। लखनऊ में उस समय में ये चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। वहां पे स्त्रियों की रक्षा करते करते इन्होंने जान दे दी। ब्रिटेन की कुछ विदेशी स्त्रियां थी भारत में, लखनऊ में, जिसपे विद्रोही हमला किए थे। तो उन सबको एक कमरे में इकट्ठा करके और उनकी रक्षा कर रहे थे वहां के जो चीफ कमिश्नर लॉरेंस थे। ये हत्या हो गई। तो ये सही उत्तर नहीं होगा। यहाँ सही उत्तर कौन होगा? तो हडसन के द्वारा जो है वो बहादुर शाह जफर के जो उत्तराधिकारी यानी जो उनके बेटे हो, उनके पोते हो, उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि बताए थे कि दिल्ली में हडसन और निकोलसन, ठीक है, 1 मिनट, निकोलसन इनके द्वारा जो है वो दिल्ली में विद्रोहियों का दमन किया जा रहा था। निकोलसन मारा जाता है तो हडसन को गुस्सा आ जाता है, तो हडसन ने इनके उत्तराधिकारियों को गोली मार के हत्या कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? अवध से है, क्वेश्चन हल्का है, बता दें आपको कि अवध से स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किए, क्योंकि इन्हीं के पति थे जिनका नाम क्या है भाई? तो वाजिद अली शाह हैं। याद रखेंगे, वाजिद अली और आपके शाह, ये आपके कौन थे? तो ये आपके अवध के नवाब थे। इनको विदाई कर दी गई थी। इनको बताया गया था कि ये कुप्रशासन चला रहे हैं, ये प्रशासन नहीं चला रहे। इनके समय काल में तालुकदार लोग जो है वो बहुत ज्यादा पनप रहे हैं और बंगाल के जितने जमीन है उसमें से 67% पे तालुकदार कब्जा मार के बैठा है और नवाब कुछ नहीं कर रहा। इनके समय में कुप्रशासन चल रहा है। ये केवल नाच गान में लीन है। सही बात है। ये इनके समय में ठुमरी गायन का जो है वो निर्माण, खुद ठुमरी के क्रेडिट इन्हीं को मिलता है और बहुत तरह के गीत गाने ये सब चलते थे, इनके दरबार से जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज का है कि इनका कोई लोकप्रिय नहीं, लेकिन लोकप्रिय नेता के रूप में थे। चूंकि इनकी विदाई के दौरान जो है लोग लखनऊ से कानपुर तक रोते रोते चले गए थे। खैर जो भी बातें हो, तो अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने संभाला? तो उनके पत्नी बेगम हजरत महल। ठीक है, जो पहले इनके जो पिता हुआ करते थे तो ये लड़की आती थी, डांस करती थी, उन्हीं से उनको सेटिंग वुटिंग हो गया। ठीक है, और फिर उनके पिता गुजर गए और ये नवाब हो गए वाजिद अली शाह। तो ये उनकी जो लड़की हुई जिससे शादी किए थे तो वो क्या हो गए? तो भाई महारानी हो गई। ठीक है, और वो कमान संभाली। बहुत लोगों को लगता था, अंग्रेजों को लगता था नाचने गाने वाली महिला है, क्या करेगी, लेकिन जब अपने पे आया बता दी अंग्रेजों को लोहा लेकर के बार बार। चलिए, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र, ये रिपीट हो गया 1858। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई थी? आपको बताने हैं कि झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई या वीर गति को प्राप्त हो गई, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। झांसी, कालपी का ग्वालियर या फिर इंदौर, बताइए कहाँ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई भाई? तो ये आपके ग्वालियर में। ठीक है, झांसी पर अंग्रेजों का हुकूमत हो गया, वो कालपी आ गई, फिर कालपी पे अंग्रेजों ने अटैक किया, फिर ग्वालियर आ गए और फिर ग्वालियर पर भी अंग्रेजों ने पीछा न छोड़ा और यहीं लड़ते लड़ते जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गई। अगले प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे, किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? कर्जन ने, रिपन ने, सीले ने या फिर एलिफिस्टन ने? फटाफट से बताएंगे। तो ये बात जो है वो सीले के द्वारा कही गई थी। तो ये डायरेक्ट में, ये सब स्टेटमेंट में ज्यादा ये नहीं होता है, आप जो कथन है उसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट है सीले का, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न ये तो पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
आप 10th क्लास के भी इकोनॉमिक्स में किताबों में पढ़े होंगे, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सीधा के सीधा दादा भाई अब्दुल्ला। तो ये हिस्ट्री के आपको 1857 में भी करा दिए, और अगले दिन सीरीज आपको कंटिन्यू इस चैनल पे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। और अगले दिन जो है आपको गांधी जी से करा देंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न इससे बनेंगे, सबसे ज्यादा प्रश्न आपको इधर से बनने वाले हैं। और फटाफट से संविधान निर्माण वगैरह ये सब करा के 2-3 चैप्टर आपको हिस्ट्री एग्जाम से पहले आराम से करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए टेंशन नहीं लीजिए। अगर हो सके तो अगर प्राचीन कमजोर है तो प्राचीन और मध्यकाल का भी क्वेश्चन आपको चला दिए जाएंगे। बाकी सीरीज आपको कैसा लगता है ये जरूर करके बताएंगे, और कमेंट में जरूर आप लिख के बताएंगे कि 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो पामस्टन थे, लेकिन आपको बताने हैं कि 1857 के क्रांति के समय भारत के आपको बताने हैं क्या भाई, तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? कमेंट करके जरूर बताएंगे, तो हमको भी लगेगा कि आप लास्ट तक बने थे और सीरीज देख रहे हैं, तो एकदम आपको लाभ मिल पा रहा है, या पहले से भी आपकी अच्छी तैयारी है। चलिए, बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।